हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। अभी आप लोग पढ़े 12th का बायोलॉजी। आज है 12th का बायोलॉजी का चैप्टर 6 का पार्ट 1, वंशागतिक आणविक आधार। वंशागतिक आणविक आधार, इसका पहला है न्यूक्लिक अम्ल क्या है। तो कोशिका के केंद्रक के भीतर पाए जाने वाले अम्ल को न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। कोशिका के केंद्रक के भीतर पाए जाने वाले अम्ल को न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल का पहले न्यूक्लिक अम्ल नाम नहीं था। न्यूक्लिक अम्ल का पहले नाम न्यूक्लियन था, न्यूक्लियन। तो डीएनए के पृथक्करण का सबसे पहले 1869 में स्वीडन वैज्ञानिक फ्रेडरिक मेसर ने मावाद की कोशिकाओं में न्यूक्लियस से किया था। मेसर ने डीएनए का नाम न्यूक्लियन रखा था, यानी डीएनए का नाम मेसर ने न्यूक्लियन रखा था। लेकिन इसके बाद अल्टमान ने इसे न्यूक्लिक अम्ल दिया, यानी न्यूक्लिक अम्ल का नामकरण किसने किया? अल्टमान ने। लेकिन डीएनए का नाम न्यूक्लियन किसने रखा? फ्रेडरिक मेसर ने। अब आगे न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होता है। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होता है, डीएनए और आरएनए। डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इस ढंग से न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होता है, डीएनए और आरएनए। अब डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है। अब ये कैसे सिद्ध होगा कि ये डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है? यानी कि जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है तो कौन जाता है? डीएनए ही जाता है। तो इसमें आगे यही पढ़ेंगे कि डीएनए ही कैसे जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन एवं ट्रांसडक्शन जैसे प्रयोगों से सिद्ध हो गया कि डीएनए ही अनुवांशिक गुणों का लक्षण है। ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन के प्रयोग से यह सिद्ध हुआ था कि अनुवांशिक गुणों का लक्षण का भंडार डीएनए ही है। जीवाणुओं में ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन था ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जाने। फिर फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक जीवाणु पर अपना प्रयोग किया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक जीवाणु पर प्रयोग किया जो स्तनधारी में निमोनिया रोग पैदा करता है। निमोनिया रोग पैदा करने वाला जो जीवाणु होता है उस पर फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में प्रयोग किया। यह जीवाणु दो प्रभेद के होते हैं, एस टाइप और आर टाइप, स्मूथ और रफ। एस टाइप क्या होता है? एस टाइप और आर टाइप होता है। तो एस टाइप के जीवाणुओं की कोशिका भित्ति गोंद जैसे चिपचिपा पदार्थ से घिरी रहती है। ये जीवाणु रोग पैदा करते हैं। एस टाइप का जीवाणु रोग पैदा करता है, यह गोंद जैसे चिपचिपा पदार्थों से घिरी होती है। आर टाइप के जीवाणु की कोशिका के भित्ति में पुट्टी या कैप्सूल नहीं मिलता है। यह जीवाणु का रोग पैदा नहीं करता है। आर टाइप वाला रोग पैदा नहीं करता है, एस टाइप वाला रोग पैदा करता है। इसमें चिपचिपा पदार्थ होता है, इसमें कैप्सूल नहीं मिलता है। आगे ओटी एवरी एमसीएम मैकलैंड एंड एम मैक्ट्री का प्रयोग है। इन्होंने ग्रिफिथ के प्रयोगों को प्रयोगशाला में दोहराया एवं 1944 में, कब? 1944 में किसने? ओटी एवरी सेम मैकलैंड एम मैकेट्री ने दोहराया। कब? 1944 में। 1944 में इसको प्रकाशित किया। इन वैज्ञानिकों ने ताप मृत जीवाणुओं को विभिन्न रासायनिक पदार्थों का बिलगाव किया एवं इनका अलग अलग अध्ययन किया तो देखा कि एंजाइम डीएनए को नष्ट कर देता है। एंजाइम डीएनए को नष्ट कर देता है। इससे सिद्ध होता है कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है। यानी कि ओटी एवरी, सीएम मैकलैंड और एम मैकर्थी ने जब प्रयोग किया तब इससे सिद्ध हुआ कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है।
आगे अब ये था जीवाणुओं का ट्रांसफॉर्मेशन। अब आगे है जीवाणुओं में ट्रांसडक्शन। तो जीवाणुओं में ट्रांसडक्शन के लिए प्रयोग किए थे एडी हर्शे एवं एम.जे. चेज ने। एडी हर्शे एवं एम.जे. चेज ने अपने प्रयोगों से दर्शाया कि जीवाणुओं का डीएनए में परपोषी कोशिकाओं में प्रविष्ट करता है। यानी इन्होंने जीवाणु भोजी को डीएनए परपोषी कोशिकाओं में प्रविष्ट कराता है एवं आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है, जबकि प्रोटीन आवरण बाहर रह जाता है। संक्रमण के बाद जीवाणु कोशिका के भीतर जीवाणु भोजी का गुणन होता है। इन्होंने क्या किया कि जीवाणु भोजी को डीएनए परपोषी कोशिकाओं में प्रवेश कराया। जब प्रवेश कराया तब उन्होंने देखा कि प्रोटीन का आवरण बाहर रह जाता है एवं जीवाणु भोजी का गुणन होता है। अब यही एडी हर्शे एंड एम.जे. चेज का प्रयोग, यानी इन्होंने कैसे प्रयोग किया था एडी हर्शे और एम.जे. चेज ने। एडी हर्शे एवं एम.जे. चेज ने ई.कोलाई जीवाणु का संवर्धन, ई.कोलाई एक जीवाणु है, ई.कोलाई जीवाणु का संवर्धन रेडियोधर्मी आइसोटोपस फास्फोरस 32 एवं सल्फर 35 वाले माध्यम में किया है। फास्फोरस 32 एवं सल्फर 35 वाले माध्यम में किया। वृद्धि के बाद इसमें जीवाणु भोजी का संक्रमण कराया। इसके बाद वृद्धि हुआ, इसके बाद जीवाणु भोजी का संक्रमण कराया तो पाया गया कि जीवाणु भोजी के प्रोटीन आवरण में रेडियोधर्मी सल्फर 35 उपस्थित है। सल्फर 35 उपस्थित है जो डीएनए में नहीं होता है, यानी कि सल्फर डीएनए में नहीं होता है, फिर भी वह उपस्थित है क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं होता है। इसी कारण से जीवाणु भोजी के डीएनए में रेडियोधर्मी फास्फोरस 32 उपस्थित है जो प्रोटीन के आवरण में नहीं मिले, क्योंकि डीएनए में फास्फोरस होता है, डीएनए में फास्फोरस होता है लेकिन यह प्रोटीन के आवरण में नहीं मिला। इधर से एडी हर्शे एवं एम.जे. चेज का प्रयोग था। अब प्रयोग उपस्थित नहीं थे। इसके बाद अब क्या किए, अब रेडियोधर्मी फास्फोरस 32 वाले जीवाणु भोजी से ऐसे जीवाणुओं को संक्रमित कराया गया जिसमें रेडियोधर्मी परमाणु नहीं थे, रेडियोधर्मी परमाणु नहीं थे। तो यह देखा गया कि सभी जीवाणु रेडियोधर्मी हो जाते हैं और अधिकतर रेडियोधर्मी परमाणु जीवाणु भोजियों की अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। जब रेडियोधर्मी सल्फर 35 वाले जीवाणु भोजी से जीवाणुओं में संक्रमण कराते हैं जिससे रेडियोधर्मी हो और जीवाणुओं से आवरण अलग कर दिए जाते हैं, आवरण अलग कर दिए जाएं। जब आवरण अलग कर दिया जाए तब जीवाणु कोशिका में रेडियोधर्मी परमाणु नहीं होते। जब रेडियोधर्मी हो तो जीवाणु भोजी का आवरण जब अलग कर देते हैं तो रेडियोधर्मी परमाणु नहीं होते, ये केवल जीवाणु भोजी का आवरण में रहते हैं। इस प्रकार जीवाणु भोजी डीएनए का एक जीवाणु कोशिका से दूसरी जीवाणु कोशिका, यानी कि इस प्रकार क्या होता है, जीवाणु एक कोशिका से दूसरी कोशिका में संरचन का ट्रांसडक्शन करते हैं, ट्रांसडक्शन कर जाते हैं, एक से दूसरे में चलते हैं। इन प्रयोग से सिद्ध होता है कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन से सिद्ध हुआ कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। देखिए ट्रांसडक्शन, यह था ट्रांसडक्शन, वो ये ट्रांसडक्शन था ना, ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन था और आगे था ट्रांसडक्शन, यहाँ था ट्रांसडक्शन। इस तरह से ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन से सिद्ध होता है कि डीएनए का ही आनुवंशिक पदार्थ है। अब आगे जाने गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या है, गुणसूत्र क्या है? गुणसूत्र कोशिका का एक महत्वपूर्ण घटक है जो पैतृक गुणों का चरण के लेटोदाय जीन के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। गुणसूत्र है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। गुणसूत्र पैतृक गुणों का संचरण के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। तो गुणसूत्र का खोज सबसे पहले कार्ल विल्हेम वॉन नगेली, यानी गुणसूत्र का खोज किसने किया था? कार्ल विल्हेम वॉन नगेली ने 1884 में किया था, 1884 में किया था, छूट गया है, 1884 में किया था।
अब आगे गुणसूत्र। देखिए गुणसूत्र की बनावट कैसी होती है। गुणसूत्र में न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन जाकर दो भाग में बढ़ जाता है, एक न्यूक्लिक अम्ल एक प्रोटीन। फिर न्यूक्लिक अम्ल जाकर दो भाग में बढ़ जाता है, डीएनए और आरएनए। फिर डीएनए जाकर दो भाग में बढ़ जाता है, शर्करा फास्फेट नाइट्रोजनी बेस, शर्करा फास्फेट और नाइट्रोजनी बेस। लेकिन आरएनए शर्करा के स्थान पर राइबोस और थाइमिन के स्थान पर यूरोसिल होता है। ये क्वेश्चन आता है कि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है, तो थाइमिन के स्थान पर यूरोसिल पाया जाता है। फिर इसमें शर्करा डीऑक्सीराइबोस, शर्करा ही डीऑक्सीराइबोस शर्करा है। फास्फेट फास्फोरिक अम्ल है। डीऑक्सीराइबोस और शर्करा डीऑक्सीराइबोस, शर्करा फास्फेट फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनी बेस जाकर दो भागों में बढ़ जाता है, प्यूरिन और पैरामिडिन। प्यूरिन फिर दो भागों में एडेनिन और ग्वानिन, और पैरामिडिन थाइमिन और साइटोसिन के रूप में होता है। इस तरह से गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र न्यूक्लियोप्रोटीन फिर न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए, डीएनए शर्करा फास्फेट और नाइट्रोजनी बेस, आरएनए शर्करा की जगह राइबोस और थाइमिन की जगह यूरोसिल। डीएनए शर्करा फिर डीऑक्सीराइबोस शर्करा फास्फेट फास्फोरिक अम्ल नाइट्रोजनी बेस, प्यूरिन एडेनिन और ग्वानिन और पैरामिडिन थाइमिन और साइटोसिन। इस तरह से गुणसूत्र कई भागों में आकर आगे बढ़ता है। अब आगे जाए न्यूक्लिक अम्ल के निम्नलिखित घटक। न्यूक्लिक अम्ल का निम्नलिखित घटक होता है शर्करा क्या है, तो यह 5 कार्बन से बने राइबोस शर्करा है। 5 कार्बन से बने राइबोस शर्करा, इस तरह से शर्करा का होता है। इस तरह से 5 राइबोसोम से बने हुए शर्करा, ये डीऑक्सीराइबोस और डीएनए में पाए जाते हैं। यह 2 प्रकार के होता है। 5 कार्बन से बने राइबोस शर्करा है। यह 2 प्रकार का, एक डीएनए एक आरएनए, डीएनए और आरएनए। डीएनए डीऑक्सीराइबोस शर्करा और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, इस तरह से होता है। अब फास्फेट यह अकार्बनिक यौगिक फास्फोरिक अम्ल होता है, जिसकी उपस्थिति में न्यूक्लिक अम्लीय होता है। फास्फोरिक अम्ल के रूप में रहता है। इसी के उपस्थिति में न्यूक्लिक अम्लीय होता है। यानी क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लिक अम्ल अम्लीय क्यों होता है, तो न्यूक्लिक अम्ल अम्लीय फास्फेट के कारण होता है। आगे नाइट्रोजनी बेस, तो डीएनए आरएनए में मिलने वाले प्यूरिन 2 प्रकार के, एडेनिन और ग्वानिन, जबकि डीएनए में पैरामिडिन थाइमिन एवं साइटोसिन होता है। लेकिन आरएनए में पैरामिडिन में होता है यूरोसिल और साइटोसिन होता है। डीएनए में एवं आरएनए में प्यूरिन दोनों एक जैसा होता है, एडेनिन और ग्वानिन, और जबकि डीएनए में पैरामिडिन होता है थाइमिन एवं साइटोसिन, आरएनए में यूरोसिल एवं साइटोसिन होता है। टी और सी ये डीएनए में होता है, लेकिन आरएनए में होता है यू और सी, ये आरएनए में होता है। देखिए एडेनिन में क्या होता है, कार्बन 5 कार्बन से बताया था ना कि 5 कार्बन से 1 2 3 4 और 5 कार्बन से होता है। 5 कार्बन हुआ, 1 नाइट्रोजन हुआ, 1 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 3 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन 5 नाइट्रोजन, 5 कार्बन और 5 नाइट्रोजन, 1 2 3 4 और 5 नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 कार्बन 5 हाइड्रोजन और 5 नाइट्रोजन होता है। ये एडेनिन हुआ। आगे ग्वानिन
ग्वानिन, ग्वानिन में कार्बन की संख्या 1, 2, 3 और 4, 5 कार्बन हुआ। और नाइट्रोजन 1, 2, 3, 4, 5 नाइट्रोजन भी होता है इसमें भी। हाइड्रोजन 1, 2, 3, 4 5 ये भी इसी ढंग से होता है, लेकिन इसमें एक ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है। ग्वानिन में ऑक्सीजन की संख्या एक ज़्यादा होता है, यानी कि इसके में क्या हुआ, कार्बन 5, नाइट्रोजन 5, हाइड्रोजन 5 और ऑक्सीजन 1 होता है। आगे साइटोसिन, साइटोसिन में कार्बन की संख्या 4 होती है, 1, 2, 3, 4 होती है। हाइड्रोजन की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 होती है। और नाइट्रोजन की संख्या 1, 2, 3 होती है और ऑक्सीजन 1 होती है। इस तरह से साइटोसिन होती है। आगे है थायमिन, थायमिन में कार्बन की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 होती है। और हाइड्रोजन की नाइट्रोजन 1 गो होती है, हाइड्रोजन 1, 2 गो होती है, 1, 2 गो। हाइड्रोजन 1, 2, 3, 4, 5 होते हैं और एक ऑक्सीजन होती है। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है पाइरीन और पैरामिडीन के, एडेनिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। यह स्ट्रक्चर याद करने पड़ेगा, क्योंकि ये केमिस्ट्री के जैसा स्ट्रक्चर नहीं है कि हाँ सूत्र को लिखकर बना लेंगे, नहीं, इस स्ट्रक्चर को याद करने पड़ता है। चलिए आगे अब चलते हैं। एक यूरोसिल था आरएनए का, आरएनए में यूरोसिल होता था 1, 2, 3, 4 कार्बन, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 2। इस तरह से यूरोसिल यानी आरएनए में पाया जाता है। आगे है न्यूक्लियोटाइड एवं न्यूक्लियोटाइड। ये क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूक्लियोसाइड एवं न्यूक्लियोटाइड में अंतर क्या आता है। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर ध्यान दीजिएगा। न्यूक्लियोसाइड में केवल शर्करा एवं नाइट्रोजनी क्षार होता है, शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक होता है जिसमें न्यूक्लियोसाइड में। और न्यूक्लियोटाइड में शर्करा, फास्फेट और नाइट्रोजनी क्षारक तीनों होता है। इसको में तीनों होता है, यही याद रखना है कि उसको में फास्फेट नहीं होता। न्यूक्लियोसाइड साइड में फास्फेट नहीं होता है, टाइड में फास्फेट होता है। इस तरह से न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर है। एक क्वेश्चन आता है आगे। यह है एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना। न्यूक्लियोटाइड की संरचना में ध्यान दीजिएगा। एक न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट ही होगा, ये हुआ शर्करा यानी शुगर, डिऑक्सीराइबो शर्करा, ये हुआ एडेनिन, वह एडेनिन का सूरत, ये एडेनिन हुआ। तो एडेनिन में यहाँ से पहले कार्बन 1, 2, 3, 4, एडेनिन में 4 कार्बन, 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, इसका 3 और होगा, 1 नाइट्रोजन यहाँ। इसके बाद फिर यहाँ से टूटता है 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, फिर यहाँ से ऑक्सीजन, डिऑक्सीराइबो शर्करा का हुआ। इसके बाद फिर फास्फेट का पी हुआ, ओ हुआ, वो हुआ। इस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना होता है, इसे भी याद करने पड़ेगा न्यूक्लियोटाइड की संरचना को। आगे अब है पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है, तो न्यूक्लिक अम्ल अनुलंबी कड़ी, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड में होता है न्यूक्लिक अम्ल एक लंबी कड़ी, एक लंबी कड़ी। इस तरह से एक लंबी कड़ी कि पॉलीमर या पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है जिसमें अनेक न्यूक्लियोटाइड की मोनोमर इकाई होती है, अनेक मोनोमर इकाई होती है। देखिए यहाँ पर ये एडेनिन हुआ, ये ग्वानिन हुआ, ये साइटोसिन हुआ, ये थाइमिन हुआ। इस तरह से हुआ। इसको में कार्बन एक फास्फोरस से जुटा हुआ है, फास्फोरस से जुटा हुआ, ये भी फास्फोरस, यानी कि याद रखना है सबसे पहले इसको में एडेनिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, फिर साइटोसिन, थाइमिन। इसको लंबा भी सीधा पढ़ेंगे, ये तो मुड़ गया लेकिन सीधा इसको पढ़ेंगे। इसके बाद फिर फास्फोरस सबके एक बीच में फास्फोरस देते जाना। इसके बाद कार्बन में फिर हाइड्रोजन बॉन्ड जोड़ देना। इस तरह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड का संरचना होता है। आगे अब जानना है डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है।
ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, डीएनए और आरएनए में अंतर लिखें, या डीएनए आरएनए में अंतर क्या है। इस बार भी एग्जाम में आया था, डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है। हाँ, तो डीएनए यह मुख्यतः केंद्रक के क्रोमोसोम में पाया जाता है, यह कोशिका द्रव्य केंद्रिका में पाया जाता है। एक केंद्रक के क्रोमोसोम में पाया जाता है, लेकिन एक केंद्रिका में और कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इसका आकार दोहरी कुंडली जैसा होता है एवं इसमें दो पूरक न्यूक्लियोटाइड के धागे होते हैं। इसका आकार एकहरी यानी दोहरी होता है, लेकिन ये एकहरी कुंडली होता है। इसमें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, इसमें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, लेकिन इसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के धागा होते हैं। इसमें डीऑक्सीराइबोस सकरा होता है, इसमें राइबोस सकरा यानी इनमें डीऑक्सीराइबोस है, इसमें केवल राइबोस सकरा होता है। चौथा, इनमें थाइमिन बेस पाया जाता है, इसमें थाइमिन बेस पाया जाता है, इसमें थाइमिन के स्थान पर यूरोसिल यानी थाइमिन के स्थान पर यूरोसिल पाया जाता है। यह केवल एक प्रकार का, यह 3 प्रकार के होता है, mRNA, tRNA और rRNA यानी कि मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए होता है। यह हमेशा अनुवांशिक सूचनाएं प्राप्त करती है। यह कभी कभी अनुवांशिक सूचना प्राप्त करते हैं, लेकिन इसका मुख्य आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण करना। आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण करना। 7वां, इसका आणविक भार बहुत अधिक होता है, लेकिन आरएनए का आणविक भार डीएनए से बहुत कम होता है। चलिए, इस तरह से डीएनए और आरएनए में अंतर हुआ। ये क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा यानी कि एग्जाम में पूछा जाता है, डीएनए एवं आरएनए में अंतर। चलिए नेक्स्ट है, सर्वप्रथम विल्किंस एक्स किरण यानी विल्किंस ने एक्स किरण वितरण के आधार पर डीएनए अणु की संरचना का अध्ययन किया था। सबसे पहले डीएनए के अणु का संरचना किसने किया, तो विल्किंस ने किया। विल्किंस ने किया था, किस पर किया था, एक्स किरण पर किया था। आगे चार गैप ने 1950 में यह बताया था कि एडेनिन एवं थाइमिन का मात्रा डीएनए में अणुओं के बराबर है, यानी कि ए बराबर टी होता है। किसने बताया था, चार गैप ने बताया था। कब बताया था, 1950 में। क्या बताया था, एडेनिन बराबर थाइमिन होता है। इसके बाद साथ में यह भी बताया था ग्वाइनिन बराबर साइटोसिन होता है। किसने बताया, चार गैप ने बताया। कब बताया, 1950 में बताया। इस तरह से लेसन 6 यानी चैप्टर 6 का पार्ट 1 खत्म हो गया है। आगे का पार्ट 1 पार्ट 2 कल।